नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन एक्सप्रेस में ग्रेविटेशनल वेव और लिगो पर चर्चा की गई है। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, कैसे ये उत्पन्न होती हैं और लिगो इन्हें कैसे डिटेक्ट करता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इनका क्या महत्व है और इनको क्यों अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इस सब को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में इस फैसिलिटी को कहां स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में महाराष्ट्र के हिंगोली में इसे स्थापित किया जा रहा है। 2016 में ही इस परियोजना को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसको बजट का आवंटन इस साल अप्रैल में हुआ है। 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये जो हमारी फैसिलिटी है 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद लगातार 30 सालों तक काम करती रहेगी। तो ये तो था इस फैसिलिटी के बारे में कि भारत में कहां लग रही है। लेकिन अब हमें देखना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, कैसे ये उत्पन्न होती हैं। तो देखो, ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के थ्योरीज को समझना होगा। तो उसकी पहली थ्योरी जो थी वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो बोलता है कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों आपस में इंटरवूवन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसे इस डायग्राम में देखूं तो इस डायग्राम में ये जो लाइन है, अगर ये लाइंस अगर टाइम को बता रही हैं तो ये लाइंस जो होंगी वो स्पेस को बताएंगी। अर्थात टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, अलग नहीं है। तो ये तो उसने बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। लेकिन इसके बाद उसने 1915 में एक थ्योरी और दी जिसे बोला जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें इसने कहा कि ये जो स्पेस और टाइम है ये दोनों फ्लैट नहीं है, ये स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। इनमें भी डिस्टॉर्शन होता है, इनमें विचलन होता है। अगर कोई स्टार या कोई ग्रह हो, उनकी गति के कारण या उनके मास के कारण इनमें डिस्टॉर्शन पैदा हो सकता है। अर्थात ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, इनमें भी डिस्टॉर्शन होता है। और वो डिस्टॉर्शन कैसे होता है? अगर मान लिया जाए कि इसके अंदर किसी भारी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, अगर कोई ब्लैक होल है या कोई स्टार है बड़ा, तो वो क्या करेगा, इसमें डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, इसको झुका देगा, बेंड कर देगा। टाइम और स्पेस ऐसे झुक जाएंगे इस बड़े स्टार के पास, और इनमें ये कर्व पाथ ले लेंगे, क्या कर्वेचर आ जाएगा इस टाइम और स्पेस में, इनमें वक्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखो इस डायग्राम में हमने, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि ये कोई एक प्लास्टिक की शीट है और इसके ऊपर हम अगर बीच में मैं वेट रख दूं तो ये बी सेंटर में से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो देखो इसको अगर इस शीट को मैं टाइम और स्पेस मान लेता तो ये जो बीच में बेंडिंग आई है इस वेट की वजह से आई है। तो यही ये बताता है कि सेंटर में मास की वजह से इसमें बेंडिंग आ जाती है। तो ये देखो इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ये सन है, तो सन का मास बहुत है, तो ये क्या करेगा, बीच में वेट होने की वजह से स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देगा, उसमें वक्रता ले आएगा, कर्वेचर ले आएगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम स्पेस इससे कर्व्ड हो गया। और इसी के चारों तरफ देखो फिर अर्थ इस कर्वेचर की, इस झुकाव की वजह से ही क्या करती है, अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इसी से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिफाइन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है। न्यूटन के हिसाब से अगर न्यूटोनियन फिजिक्स को माने तो न्यूटन क्या कहता है, अगर दो पिंड हैं जिनमें मास है तो अगर वो दूर भी स्थित हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन आइंस्टाइन बोलता है कि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसा कोई बल नहीं है। जो पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ना होकर टाइम और स्पेस में जो डिस्टॉर्शन आ गया है, ये जो ऐसे झुक गया है, बेंडिंग हो गई है, उस वजह से ये चारों तरफ घूम रहे हैं। देखो इसमें देखो वो कह रहा है कि सन है बीच में, वेट की वजह से ये झुक गया है, तो झुकने की वजह से क्या कर रही है, अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है। तो इससे वो ग्रेविटेशनल क्या करता है, फोर्स को भी डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो ये है आपका इसका दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसमें उसने बोला कि टाइम और स्पेस फिक्स ना होकर ये डिस्टॉर्ट होते हैं, मतलब इनमें विचलन पैदा होते हैं। और विचलन कैसे पैदा हो सकते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर क्या हो, कोई बहुत बड़ा मास हो तो वो स्पेस को रोक लेगा, स्पेस को क्या करेगा, कर्व कर देगा, उसमें एक्सटेंशन कर देगा, उसमें बेंडिंग ले आएगा। दूसरा वो क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई दो स्टार आपस में एक दूसरे की बहुत तेजी से परिक्रमा करें, उससे भी क्या होगा, इनमें पूरे में डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब उसको हम देखते हैं कि कैसे इसमें डिस्टॉर्शन आता है। देखो ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये बीच में कोई बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है और इसके चारों तरफ का टाइम एंड स्पेस ऐसे बेंड हो गया है, और इसके चारों तरफ ये छोटा ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड राउंड घूमेगा।
तो वो कह रहा है कि ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं घूम रहा है, ये किसकी वजह से घूम रहा है, यहां पर ये इस कर्व पाथ की वजह से या यूं को इस कर्वेचर की वजह से वो घूम रहा है। तो इसके बाद ये रहा आपका डिस्टॉर्शन वाला। तो वो कहता है कि अगर कोई दो स्टार है या यूं को न्यूट्रॉन स्टार है एक दूसरे की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत तेजी से घूमे, तो क्या होगा, टाइम एंड स्पेस में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उसमें विचलन पैदा हो जाएंगे, विक्षोभ पैदा हो जाएंगे, उसमें रिपल्स पैदा होते हैं, लहरें पैदा होती हैं छोटी छोटी। अगर क्या हो, दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं तो भी टाइम एंड स्पेस में रिपल्स पैदा हो जाती हैं, लहरें ऐसे पैदा होने लगती हैं। अगर क्या हो, दो ब्लैक होल आपस में मिल जाएं तो भी क्या होंगी, उसमें रिपल्स पैदा हो जाएंगी टाइम एंड स्पेस में। और अगर क्या हो, कोई बहुत बड़ा स्टार है अगर उसमें विस्फोट हो जाए तो भी टाइम एंड स्पेस में विकृति आ जाती है, उसमें विचलन आ जाता है। तो वो विचलन किस रूप में होता है, वो इस तरह से लहरों के रूप में होता है। देखो यहां पर कोई दो स्टार है या ब्लैक होल है एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे। अब इसकी वजह से क्या होगा, कह रहा है कि टाइम एंड स्पेस में इस तरह से लहरें उत्पन्न हो रही हैं, देखो ये रही, और इन लहरों को ही कहा गया ग्रेविटेशनल वेव्स। ये अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो ये टाइम एंड स्पेस में जो इनके गए घूर्णन की वजह से या तारे में विस्फोट की वजह से जो विचलन पैदा हुआ, इन्हें हमने ग्रेविटेशनल वेव कह दिया। लेकिन ये करती क्या है, इनके रास्ते में अगर कोई पिंड आ जाए या कोई अर्थ आ गई या कोई मून आ गया, कोई भी अगर पिंड इनके रास्ते में आएगा तो जो इनकी डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में ये इसमें स्क्वीजिंग करती है, इसमें संकुचन करती है, यूं दबा देती है यूं। तो अर्थ पर अगर इनका प्रभाव होगा तो जिस डायरेक्शन से ये आएंगे तो अर्थ को ऐसे संपीड़ित कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में जब अर्थ संपीड़ित होगी तो यहां बीच में से क्या करेगी, दूसरी साइड से उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे टेनिस की बॉल, तो टेनिस की बॉल को अगर हम एक साइड से दबाएंगे तो दूसरी साइड से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं अपने मार्ग में आने वाले ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करते हैं और उनको प्रसारित करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। और इसी विशेषता का ग्रेविटेशनल वेव का यूज किया जाता है लीगो में। वो एक ऑब्जर्वेटरी है जो ग्रेविटेशनल वेव को, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो लीगो में इसी गुण का यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल वेव का। देखो कैसे, ये लीगो है, लीगो एक ऑब्जर्वेटरी है, ये क्या करेगी, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगी। तो इसका पूरा नाम क्या, देखो, द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो। लेकिन ये काम कैसे करती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसको अब हम देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो टनल्स होती हैं, दो सुरंगें होती हैं जो एक दूसरे से लंबवत लगभग होती हैं, एल शेप में। देखो अगर इस डायग्राम में मैं देखूं तो एक तो टनल ये रही और एक टनल यहां पर है। इस टनल के, इस सुरंग के दोनों किनारों पर अंतिम छोर पर मिरर लगे होते हैं। यहां पर क्या लगे होंगे, मिरर, और यहां पर भी मिरर। तो दो सुरंगें हैं, टनल है, ये इस तरह से, इनमें वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। तो ये एक ये रही और एक ये रही, इनकी लंबाई दोनों की बराबर होती है, 4 किलोमीटर है दोनों की, इसकी भी 4 किलोमीटर और इसकी भी 4 किलोमीटर। इसके बाद इसमें एक लेजर लगा होता है, जो लेजर क्या करेगा, इन टनल्स में लाइट छोड़ने का काम करेगा, वो इनमें लाइट भेजेगा। और यहां पर एक बीम स्प्लिटर होता है जो क्या करता है, ये जो लेजर से जो लाइट है इसको दो भागों में तोड़ देगा और दो भाग में इसको विभाजित करके एक को इस सुरंग में भेज देगा और एक को उस सुरंग में भेज देगा। और तीसरा यहां पर जो चौथा उपकरण है वो लाइट डिटेक्टर है। ये क्या करेगा, यहां से अगर सामने मिरर है तो जो लाइट इस टनल में गई थी वो मिरर से टकराएगी, वापस आएगी, और यहां पर अगर पहुंच गई तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, उस लाइट को अगर पहुंची तो ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं काम कैसे करता है। देखो होता क्या है, अगर पृथ्वी पर किसी ग्रेविटेशनल वेव का प्रभाव नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो क्या होगा, यहां से लेजर एक लाइट छोड़ेगा, यहां बीम स्प्लिटर पर पहुंचा तो ये इस लाइट की रे को क्या करेगा, दो भागों में विभाजित कर देगा, एक को इस टनल में भेज दिया, एक को इस टनल में भेज दिया। तो जो इस टनल में गई ये यहां से टकरा कर क्या करेगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि यहां पर मिरर लगा है। और यहां पर जो गई थी वो भी यहां से टकरा कर यहां वापस आ जाएगी। अब देखो कि ये लाइट है तो लाइट की स्पीड फिक्स है और ये इनकी लंबाई है वो भी फिक्स है, ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है। तो अगर ये समान स्पीड से दोनों जाएंगी तो ये दोनों क्या करेंगी, समान समय पर ही यहां वापस लौट आएंगी, एक साथ ही ये यहां आएगी, ये भी उसी टाइम यहां पर पहुंचेगी। जब ये दोनों एक साथ यहां पहुंचेंगी तो ये क्या करेंगी, ये किरण और ये किरण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। अब जब कैंसल आउट कर देंगी तो ये जो लाइट डिटेक्टर पर है कोई लाइट ही नहीं पहुंचेगी, अर्थात ये किसी भी तरह की लाइट को डिटेक्ट नहीं करेगा।
नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन है, सुरंग में क्या हो रहा है, काम चल रहा है, ये लगातार लेजर लाइट भेज रहा है, दोनों टनल्स में भेजेगा, यहां पर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल वेव आई तो वो क्या करेगा, अर्थ को स्क्वीज करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, तब क्या होगा, तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है। इधर वाली देखो, मान लो इधर से ग्रेविटेशनल वेव आई या इधर से ग्रेविटेशनल वेव आई, तो मान लो इधर से ग्रेविटेशनल वेव आई, तो इधर से ग्रेविटेशनल वेव आएगी तो इस डायरेक्शन में वो स्क्वीज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो यहां देखो ये ऐसे कंप्रेस हो गया, अब यहां से कंप्रेस होगा तो इस डायरेक्शन में ये फैल जाएगा, तो फैल गया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव देखो, ये डायग्राम भी बराबर में बनाई, ये देखो यहां पर स्क्वीज हुआ और यहां पर यूं फैल गया। तो जब ये स्क्वीज होगा तो ये जो टनल है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो ये क्या करेगी, स्क्वीज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही ये नीचे आया तो देखो, पहले ये इस जगह पर था, अब ये कहां पहुंच गया, इस जगह पर। ये 1 नंबर कंडीशन है, ये 2 है, और इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ, तो ये पहले यहां था, अब कहां पहुंच गया, यहां, ये 1 और ये 2। तो अब जब क्या होगा, जब इसमें से लेजर के थ्रू लाइट जाएगी तो इसकी भुजा ये छोटी हो गई है, तो ये यहां से टकराकर यहां वापस आएगा, और ये भी यहां से टकराकर यहां वापस आएगा। लेकिन अब ये आर्म जो यहां थी अब यहां होगी, देखो 1 से 2 पे आएगी तो ये छोटी हो गई, तो यहां से जो लाइट टकरा के आएगी वो जल्दी पहुंच जाएगी। जबकि जो यहां से लाइट गई थी, ये भुजा लंबी होने की वजह से यहां से टकराकर इसको वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब ये दोनों आएंगी यहां पर, तो ये जल्दी पहुंचेगी, ये इससे, तो दोनों सेम फेज में नहीं आएंगी। इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी कि ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को ये समाप्त नहीं करेंगी। तो क्या होगा, यहां से एक लाइट पहुंच जाएगी इस फोटो डिटेक्टर पर, जहां पर एक लाइट हमें मिलेगी, और हम पहचान लेंगे कि इट मीन्स अब ग्रेविटेशनल वेव का प्रभाव है। तो इसी से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। अगर इस फोटो डिटेक्टर पर लाइट आई, इट मीन्स ग्रेविटेशनल वेव है, आ गई है, और अगर यहां पर नहीं पहुंचती है, इट मीन्स ग्रेविटेशनल वेव को दर्ज नहीं किया गया। तो ये इस तरह से नापता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर इन दो डायग्राम में भी मैं देखूं, तो देखो यहां पर ये फोटो डिटेक्टर है, तो यहां पर आपको कोई लाइट नहीं नजर आ रही है, देखो इस जगह पर कोई लाइट नहीं है। यहां पर आपको देखो इस कलर, ऑरेंज कलर की लाइट नजर आ रही है। तो इस कंडीशन में जब ग्रेविटेशनल पृथ्वी में से पास करती हैं, तब ये यहां पर लाइट नजर आएगी, अदरवाइज नहीं आती। तो ये था पूरा का पूरा कि LIGO काम कैसे करता है। तो सबसे पहले 2015 में ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया था, 2015 में USA में डिटेक्ट किया था, और उसी के बाद 2016 में भारत ने भी अपने यहां एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसे हमने LIGO में देखा, हिंगोली में जो शुरू हुआ। तो ये तब से लटका हुआ है, पैसे का आवंटन नहीं हुआ था, अब जाकर उसको आवंटित किया गया। इसके बाद जो हमें देखना है कि ये कहां कहां अवस्थित है। देखो इसको अगर हम देखें तो ये रहा, देखो LIGO की दो जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो USA में है। देखो एक तो ये रही LIGO हैनफोर्ड है, और दूसरा लिविंगस्टोन में है, और इसी का एक पार्ट LIGO इंडिया है, ये रहा। और इसके साथ साथ देखो एक जापान में है कागरा करके, और एक यूरोप में है विर्गो, और ये जर्मनी में है GEO 600। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेटरी हैं जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करती हैं। और अंत में हमें यह देखना होगा कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया क्यों जाता है। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, ग्रेविटेशनल हमने देखा कि ये स्पेस और टाइम में रिपल्स हैं या उनमें डिस्टॉर्शन है, लेकिन इनका अध्ययन से हमें जानकारी क्या मिलती है। देखो अभी तक जितने भी हमें ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिल रही है, वो लाइट से मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अर्थात वहां से जो लाइट आ रही है उसको ही हमारी ऑब्जर्वेटरीज या टेलीस्कोप वगैरह क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उससे उनके बारे में जानकारी को निकाला जाता है। जहां से प्रकाश नहीं आ रहा वहां से कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मांड का अधिकांश जो भाग होता है वो क्या है, डार्क है, वहां से कोई लाइट नहीं आ रही है। तो उसके अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ब्रह्मांड का जो डार्क पार्ट है, जहां से कोई रोशनी नहीं आ रही है, उसके अध्ययन में सहायता करेंगी हमारी ग्रेविटेशनल वेव। अब भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत को इसका क्या लाभ होगा। एक तो जितनी भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होंगी वो काफी उन्नत होंगी, तो उसका फायदा भारत को मिलेगा, उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें जो बहुत सारा डेटा जो मिलेगा, जो हम इस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, उस डेटा का यूज एस्ट्रोफिजिक्स में होगा, एस्ट्रोनॉमी में होगा,
तो भारत उसका भी यूज करेगा। इसके अलावा क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है कि महाराष्ट्र के आसपास के जिलों में क्या हुआ है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, बच्चों में एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूकता आई है, लोग इसमें रुचि दिखाने लगे हैं, बच्चे वहां पर कंपटीशन होने लगे, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें भी काम आएगा। और बहुत सारी लो एंड जॉब भी देगा। अभी अगर हम इमीडिएट इफेक्ट देखें तो बहुत सारी लो एंड जॉब देगा, जैसे ड्राइवर है, कुक है, मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरह की जॉब भी अभी लो एंड जॉब प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह भारत को भी इसका क्या मिलने वाला है, लाभ मिलेगा। तो 2030 में माना जा रहा है कि ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, संचालित हो जाएगी, और उससे आगे 30 साल तक ये काम करती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।